आज मैं आपको इस वीडियो में बॉलीवुड की न्यूली मेड हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी पृथ्वीराज चव्हाण को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी में हमें सम्राट पृथ्वीराज चव्हाण की लाइफ स्टोरी को बताया गया है। मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चव्हाण और चंद बरदाई को अपनी हिरासत में लेकर दरबार में पेश करता है। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकाल दी है, जिससे उन्हें कुछ दिखाई न दे। गौरी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने पृथ्वीराज चव्हाण की श्रवण कला के बारे में बहुत से किस्से सुने थे। पृथ्वीराज चव्हाण के सामने कुछ शेरों को छोड़ दिया जाता है और उनके हाथ में एक फरसा देकर ये कहा गया था कि वे इन शेरों को मार के दिखाए। पृथ्वीराज चव्हाण बड़ी हिम्मत से लड़ते हैं और उन शेरों को बड़ी आसानी से मार देते हैं। ये श्रवण शक्ति की कला उनके पास बचपन से थी। शेरों से लड़ने के कारण पृथ्वीराज चव्हाण घायल हो गए थे और उन्हें वैद्य के पास ले जाया जाता है। नेक्स्ट सीन में मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी सहयोगिता को देखते हैं, जो अपने प्यार का इजहार करते हुए पृथ्वीराज चव्हाण को पत्र लिख रही थी। पृथ्वीराज भी सहयोगिता से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक एक दूसरे को देखा तक नहीं था। एक दिन चंद बरदाई थोड़े परेशान होते हैं, तब उनका एक सामंत आकर उनसे पूछता है कि क्या हुआ, आप इतने परेशानी में क्यों हो। तब वो बोलता है कि उन्हें आने वाले एक बहुत बड़े संकट का आभास हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है। मोहम्मद गौरी के भाई मीर हुसैन का दूत आकर पृथ्वीराज से कहता है कि मीर हुसैन आपके शरण में आना चाहता है, क्योंकि उसने मोहम्मद गौरी की एक रखेल चित्रलेखा को भगाकर शादी कर ली है और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जिसकी वजह से दोनों भाइयों में दुश्मनी हो चुकी है और मोहम्मद गौरी अब मीर हुसैन और चित्रलेखा को मारना चाहता है। ये सब सुनकर पृथ्वीराज के काका काना उन्हें उनकी बात न मानने की सलाह देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी कोई चाल हो सकती है। पर पृथ्वीराज चव्हाण कहते हैं कि अगर उनके शरण में दुश्मन भी आ जाए तो भी वे उनकी मदद जरूर करेंगे। और पृथ्वीराज अपने लोगों के साथ मीर हुसैन से मिलने जाते हैं और उन दोनों को अपने यहाँ पनाह देते हैं। वहाँ मोहम्मद गौरी को ये बात पता चलती है तो वो कुतुबुद्दीन अहमद को पृथ्वीराज जी के पास भेजता है, ये कहने के लिए कि आप मीर हुसैन और चित्रलेखा को गौरी के हवाले कर दो या युद्ध के लिए तैयार रहो। ये सुनकर पृथ्वीराज बोलते हैं कि वे युद्ध के लिए तैयार है। नेक्स्ट सीन में हमें ये रिवील होता है कि काका काना अपने आंखों में पट्टी क्यों लगाते हैं। दरअसल हुआ ये था कि एक बार किसी राजा ने पृथ्वीराज चव्हाण जी के सामने अपनी मूंछों पर हाथ रख दिया था, जिस वजह से काका काना ने उसे मार डाला था और पृथ्वीराज ने उन्हें सजा दी कि वे अपनी आंखों पर पट्टी लगाकर रखेंगे। लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि युद्ध के समय वो अपनी पट्टी उतार सकते हैं। उसके तुरंत बाद पृथ्वीराज काका काना को युद्ध के लिए तैयार होने बोलते हैं। सीन शिफ्ट होकर तराइन की रणभूमि को दिखाया जाता है, जहां मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चव्हाण के बीच युद्ध होता है और मीर हुसैन पृथ्वीराज जी की तरफ से लड़ता है। आखिर में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, लेकिन इस युद्ध में मीर हुसैन अपनी जान गंवा देता है, जिसकी वजह से पृथ्वीराज जी बहुत दुखी होते हैं। अगले दिन मोहम्मद गौरी को दरबार में पेश किया जाता है, जहां काका काना उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर चंद उन्हें रोक कर कहते हैं कि इसकी मौत का समय अभी नहीं आया है। तो वे पूछते हैं तो फिर इसकी मौत का समय कब आएगा। तो चंद कहते हैं, उनकी ज्योतिष विद्या कहती है जब चंद और पृथ्वीराज की मौत का समय आएगा तब हमारे साथ इसकी भी मौत का समय आएगा। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से मौत मांगता है। पृथ्वीराज कहते हैं, मांगने से मौत वीरों को मिलती है, तुम जैसे लुटेरों को नहीं, और बड़ा दिल करके उसे छोड़ देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम कन्नौज के राजा जयचंद को देखते हैं और वे पृथ्वीराज से बहुत जलते थे, क्योंकि उसके नाना दिल्ली का सिंहासन पृथ्वीराज को देना चाहते थे। उनके नाना जी का कहना था कि पृथ्वीराज उससे ज्यादा हकदार और साहसी राजा है। इसे सुनकर गुस्से में जयचंद बोलता है, मैं उससे दिल्ली का सिंहासन लेकर रहूंगा। अगले दिन दिल्ली के सिंहासन पर पृथ्वीराज जी का राज तिलक होता है और वे दिल्ली के सम्राट बन जाते हैं। चंद को काका काना कहते हैं कि वो पृथ्वीराज के साथ ही पैदा हुआ था और आज वो सिर्फ एक कवि है और पृथ्वीराज आज एक सम्राट है। तो पृथ्वीराज कहते हैं, चंद के बिना पृथ्वीराज भी कुछ नहीं। उन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा होता है। अगले सीन में दरबार में जयचंद का भाई आता है, जो कहता है कि जयचंद एक राज यज्ञ करवा रहा है और उसमें आपको आमंत्रित करने आया हूँ, पर आपको इसके बदले में जयचंद को आधी दिल्ली देनी होगी। पृथ्वीराज इस प्रस्ताव को मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम सिर्फ उनका युद्ध का आमंत्रण ही स्वीकार करेंगे। तो जयचंद युद्ध के लिए तैयार होता है। उससे पहले वो अपनी बेटी का स्वयंवर करता है, जहां वो सभी राजाओं को बुलाता है सिवाय पृथ्वीराज के।
और तो और वो पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाता है जो एक गेटकीपर की तरह होती है, जिससे वो पृथ्वीराज का अपमान कर सके। जब ये बात सहयोगिता को पता चली तो जयचंद से कहती है कि आप पृथ्वीराज का ऐसा अपमान मत कीजिए और उस मूर्ति को भी हटवा दो। जयचंद उससे पूछता है कि उसका पृथ्वीराज से क्या संबंध है, तो वो उससे सच बोलती है कि वो पृथ्वीराज से प्यार करती है और पृथ्वीराज के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। जयचंद उससे बहुत गुस्सा होता है और सहयोगिता की माँ उसे ये बोलती है कि वो जो कर रही है वो गलत है। तो सहयोगिता कहती है कि क्या एक लड़की को प्यार करने की भी आजादी नहीं है? उसने सिर्फ पृथ्वीराज को ही अपने पति के रूप में माना है, किसी और के बारे में तो वो सपने में भी नहीं सोच सकती। अगले दिन वो पृथ्वीराज की मूर्ति को वरमाला पहना के उन्हें अपने पति के रूप स्वीकार करती है। जयचंद सहयोगिता को मारने जाता है, पर उसकी माँ उसे रोककर कहती है कि स्वयंवर की जिद उनकी ही थी और स्वयंवर में एक लड़की को पूरी आजादी होती है कि वो किसी को भी अपना पति चुन सकती है। कुछ समय के बाद जयचंद की तरफ से काका श्री दरबार में आते हैं, जो पृथ्वीराज को सहयोगिता को जयचंद को लौटाने के लिए कहते हैं, पर सहयोगिता कहती है कि उसने उसकी मर्जी से वर चुना है और वो वापस नहीं जाएगी। एक दिन पृथ्वीराज, सहयोगिता और चंद शाकंभरी माता के दर्शन करने गए थे। तब जयचंद पृथ्वीराज पर हमला और गोतपुर किला पर कब्जा करने का आदेश देता है। जब ये बात दरबार में काका काना को पता चलती है तो वे बिना पृथ्वीराज जी को खबर दिए अपने एक सेना की टुकड़ी के साथ युद्ध के लिए चले जाते हैं। वे लोग बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं, पर ज्यादा घायल होने के वजह से काका काना की वही मौत हो जाती है। जब पृथ्वीराज जी वापस आते हैं तब उन्हें कई सारी अस्थियां देखने मिलती हैं, जिसे देखकर वे जयचंद पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारने जाते हैं। पर तभी एक सामंत उन्हें बोलता है कि काका काना ने मरने से पहले जयचंद को माफ करने बोला था। इसी वक्त जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनके पुत्र आकर कहते हैं कि आज के बाद वे भी पृथ्वीराज के लिए लड़ेंगे और वे उनका साथ मरते दम तक देंगे। जयचंद मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज को जिंदा पकड़ने का सौदा करता है। दूसरी ओर दरबार में पृथ्वीराज सहयोगिता को अपने साथ बैठने बोलते हैं। ये देखकर काका श्री कहते हैं कि औरतें दरबार में नहीं बल्कि घर के अंदर अच्छी लगती है, और फिर पृथ्वीराज ये ऐलान करते हैं कि राज्य में अगर किसी भी औरत को कोई भी शिकायत हो तो वे रानी सहयोगिता के पास आए और उनका जो भी फैसला होगा वो उन्हें मानना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होने पर पता चलता है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद का सौदा मंजूर कर लिया है और वो कुतुबुद्दीन अहमद को पृथ्वीराज जी के पास भेजता है, जहां वो उन्हें युद्ध करने के लिए कहता है और ये कहता है कि अगर वे उसे दिल्ली दे दे तो वे उसे बख्श देंगे। पृथ्वीराज जवाब में कहते हैं कि उसको हम हमारे राज्य की एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं देंगे, वो सिर्फ उतनी ही मिट्टी उठा सकता है जितना तिलक करने में लगाते हैं। फिर दोनों का युद्ध होता है। हर बार मोहम्मद गौरी को हार चखने मिलती है और इतनी बार हारने के बाद भी उसे नहीं समझ आता कि वो कैसे पृथ्वीराज को हराए। तो जैसे इतिहास गवाह है कि मुगलों के पास सामने से वार करने का दम तो नहीं होता, तो बाकियों की तरह ये भी छल का सहारा लेता है और रात को जब पृथ्वीराज की सेना सो रही होती है तब ये उन्हें मारते हैं और उनके टेंट्स में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से कई सारे सैनिक मारे जाते हैं और चंद और पृथ्वीराज को भी बंदी बना दिया जाता है। वो बंदी भी इसलिए बने थे क्योंकि उनके सामने कुछ लोगों को मारने की धमकी दी गई थी और उनकी जान बचाने के लिए पृथ्वीराज जी ने अपने हथियार गिरा दिए थे। ये बात रानी सहयोगिता को पता चलती है कि पृथ्वीराज जी युद्ध हार चुके हैं और उन्हें बंदी बनाया गया है और मोहम्मद गौरी का सेनापति दिल्ली पर कब्जा करने के लिए आ रहा है। ये सुनकर रानी सहयोगिता जौहर की तैयारी करने का आदेश देती है और उनके साथ जिसके भी पति वीरगति को प्राप्त हुए हैं वे सब अग्नि में कूद जाती हैं। दरअसल पुराने जमाने में जब कोई हिंदू राजा युद्ध हार जाता था तब उनकी पत्नियां जौहर कुंड में आग जलाकर उसमें अपनी आहुति देती थी, जिससे कोई भी दुश्मन उन्हें छू ना सके। ये जितना दिखाई देता है उतना आसान नहीं होता। कुछ नसीबदार रानियों को ही जौहर कुंड में अपनी आहुति देने का सौभाग्य प्राप्त होता था और वे इसे खुशी खुशी स्वीकार करती थी। इसके बाद मोहम्मद गौरी अपने बात से मुकर जाता है और पृथ्वीराज को जयचंद को सौंपने से इनकार कर देता है। जयचंद को अपनी की गई गलती का एहसास होता है कि राज्य के चक्कर में उसने अपनी बेटी को खो दिया और पृथ्वीराज जी भी उसे नहीं मिल पाए और जिस दिल्ली के लिए उसने ऐसा किया उसे भी देने से मोहम्मद गौरी ने इनकार कर दिया। मोहम्मद गौरी के दरबार में वो पृथ्वीराज पर अत्याचार करे जा रहा था, जिस पृथ्वीराज चौहान ने उसे इतनी बार पकड़कर बड़ा दिल रखकर छोड़ दिया था। उस दयालु सम्राट पृथ्वीराज चौहान की इस दरिंदे ने दोनों आंखें निकालकर उन्हें अंधा बना दिया था। गौरी उन्हें छोड़ने की गलती कभी नहीं करता क्योंकि उसे पता था अगर मैं इसे छोड़ दूं
तो अंधा होने के बावजूद ये मेरी सल्तनत को मिटा देगा। गौरी उन्हें सर झुकाने को कहता है, पर सम्राट पृथ्वीराज नहीं मानते। तब चंद उनसे कहता है कि अगर वे पृथ्वीराज जी के पराक्रम को देखना चाहता है तो अंधे होने के बावजूद वो कुछ आवाज करे, और आवाज करने वाले को वो सिर्फ श्रवण शक्ति के बल पर खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर अगले दिन गौरी पृथ्वीराज के सामने कुछ शेरों को छोड़ देता है, जिसके साथ पृथ्वीराज बड़ी वीरता से लड़ते हैं। और यही सीन हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। घायल होने के बावजूद पृथ्वीराज चौहान जी गौरी को चैलेंज करते हैं, और अगले दिन उनके हाथ में एक तीर होता है और उनके सामने मोहम्मद गौरी अपने भाले के साथ होता है। दूसरी तरफ चंद अपनी कविताओं के जरिए पृथ्वीराज को ये बताते हैं कि मोहम्मद गौरी कहाँ है, और जब मोहम्मद गौरी उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है तब पृथ्वीराज अपने श्रवण शक्ति की मदद से उसके गले पर तीर चला देते हैं, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। पृथ्वीराज जी ने अपने लोगों का बदला गौरी को मार के ले लिया था, और फिर गौरी की सेना चंद और पृथ्वीराज पर तीरों की बारिश कर देती है, जिससे वे दोनों भी वहीं मारे जाते हैं। दरबार में बैठे लोग पृथ्वीराज के शौर्य की तारीफ करते हैं, और मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मूवी के लास्ट सीन में असली स्टोरी में से कुछ चेंजेस किए गए थे, जबकि असल में मोहम्मद गौरी कभी पृथ्वीराज के सामने आया ही नहीं। वो तो अपनी गद्दी पर बैठा था और पृथ्वीराज के पास एक ही तीर था। चंद उन्हें ये कविता के जरिए मोहम्मद गौरी की लोकेशन बताता है। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। जिसके आधार पर उन्होंने तीर चलाया और वो उसके सीधे दिल में जाकर लगा, जिससे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। और रियलिटी में गौरी के सेना ने उन्हें नहीं मारा था, बल्कि उन दोनों ने खुद को ही मार दिया, ताकि कोई दुश्मन उन्हें कभी मार ना सके। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना।